डॉक्टर सूर्यबाला हिंदी साहित्य का एक सुपरिचित नाम। जिन लेखकों का नाम हिंदी साहित्य के स्तंभों के रूप में जाना जाता है, सूर्यबाला जी उनमें से एक हैं। डॉक्टर सूर्यबाला स्वयं को समीक्षकों की नहीं, मर्मज्ञ पाठकों की लेखिका कहती हैं और अपनी सफलता का श्रेय भी उन्हीं पाठकों को देती हैं जो कई वर्षों से सहर्ष उनके साथ हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी सिंड्रेला का स्वप्न। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। एक दिन यूं ही कॉलबेल बजने पर दरवाजे के सहारे उसे डरी सहमी खड़ी पाया था। पास में खड़ी बगल के घर में काम करने वाली सोना बाई अपने लठमार लहजे में बोली थी, तुमको काम करने के वास्ते एक छोकरी मांगता था ना, रखो इस छोकरी को। अपने चेहरे पर आए संतोष और राहत के भाव को मैं बड़ी चतुराई से छुपा कर बोली, ये तो बहुत छोटी है, कहीं काम की हुई भी नहीं लगती, इसके साथ तो महीनों सिर खपाना होगा। फिर भी ये काफ़ी गरीब लगती है, मुझे दया आ गई है, रख लूँगी। गरज ये है कि पूरे 5 मिनट तक धारा प्रवाह में ये सिद्ध करती रही कि ये छोकरी मेरे किसी काम की नहीं, पर चूंकि ये बेहद गरीब है और मैं बेहद दयालु, इसलिए मेरा मन पसीज गया है। अब मैं असली मकसद पर आई, पर मैं इसे 20 रुपये महीने से ज़्यादा पगार नहीं दे सकती। मन से डर रही थी, पर सोनाबाई को शायद ज़्यादा जल्दी थी। वो तटस्थ भाव से ठीक है कह के चलती बनी। अब मैं बड़े यत्न से स्वर में एक साथ रुआब, खींच और कृपालुता समेटते हुए बोली थी, अंदर आ, अभी तो तुझे कुछ भी नहीं आता। सबसे पहले तू टाइम समझ ले, सुबह 6:30 बजे आना, जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो, इसी टाइम आना, समझी? बिल्कुल ढीलम ढाली नहीं। वो चुपचाप से हिला गई तो मुझे खटका हुआ, बम्बई में इतनी सस्ती छोकरी, मेरी बात समझ भी रही है या नहीं? और पगार 20 रुपये। अभी तुझे कुछ आता भी तो नहीं, समझी? हाँ, क्या समझी? कि अब भी मेरे को कुछ नहीं आता, अभी तो मैं फोकट में पगार लेगी। शाबाश, माँ को यही बोलना। उसने अपनी तरफ से बस एक बात पूछी थी, तुम चाय पाव देगी ना? देगी, मैंने गर्व मिश्रित स्वर में कहा था। खाना भी, पर काम ठीक करेगी तब। उसका दुबला सा सांवला मुंह और सूखे सूखे होंठ हंस पड़े थे और वो खुशी खुशी प्याले तश्तरियाँ पोंछ पोंछ कर रैक पर रखने लगी थी। पहला ही दिन था और काम काफ़ी ज़्यादा, सो उसका मन लगाने की गरज से मैं इधर उधर की आम जानकारी की बात पूछने लगी थी। सबसे पहली जानकारी उसने यही दी कि इधर बस्ती में सब मर्द दारू पीता। तेरा बाप भी? ना, उसने थोड़ा खुश होते हुए कहा कि उसका बाप इतना बूढ़ा है कि वो आम मर्दों की तरह दारू नहीं पी सकता, कि उसके बाप के सब बाल सफ़ेद हैं, उसकी माँ के सब बाल काले। धीमे से हंसने लगी थी। मैंने उससे पूछा था कि इसके पहले कहीं और काम किया था उसने? किया था, बस 3 दिन। जिधर काम करती थी ना, वो बाई बहुत हरामी है। मैंने डपट कर उसे टोका था, अरे तू तो गाली बकती है। गाली बिल्कुल नहीं बकने का, छी, तू पढ़ी लिखी है कुछ? उसने बताया कि एक अक्षर भी पढ़ना लिखना नहीं जानती। मैंने तरस खाकर कहा कि मैं उसे अपनी दोनों बेटियों रूना और मोना की पुरानी किताबें सिल कर दूंगी, वो खाली समय में पढ़ा करे। बिना पढ़ाई के आदमी जानवर के समान है, समझी? क्या समझी? कि मैं जानवर जैसी हूँ। मेरे अवचेतन में कहीं कोई घंटा बज रहा था। वाह, एक ही दिन में मैंने उसे कितना बदल दिया। इस जानवर को आदमी बनाने की जिम्मेदारी अब मुझे ही उठानी है। तभी उसने पूछा, तुम कौन जात हो बाई? मतलब? मैंने सरोष पूछा। मैं पूछती, तुम बामिन हो, मराठी हो या भैया हो? जात? अपने को बम्बई का भैया कहने की शर्मिंदगी में कैसे सह सकती थी? फटाक झाड़ा, छी, तुम झोपड़पट्टी में रहने वाले घुट्टी में ही जात पात लेकर आते हो, तभी तो तुम लोगों की बस्ती में इतना झगड़ा होता है ना? बहुत होता, वो सोत्साह बोली। बामिन छतरी लड़ता, हिंदू मुसल्ला और मराठी भैया। छी, मैं सुधारवादी लहजे में बोली थी। ना कोई बड़ा है ना छोटा, आज की दुनिया में जात पात कुछ नहीं, सब आपस में भाई बहन हैं। गांधी जी ने क्या कहा है जानती है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई।
मुझे खींच तब आई जब उसे गांधी जी की सीख के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था। तभी तो कहती हूँ तू पढ़ा कर, पढ़ेगी तो सब आएगा। हाँ मैं पढ़ेगी, पढ़ेला होने से मैं भी तुम लोगों जैसी हो जाएगी ना। उसने इतने विश्वास के साथ ये बात कही थी कि मैं खींच से भरी निरुत्तर हो गई। 2-4 दिनों बाद ही एक दिन बच्चों की किताबें रैक पर सजाते सजाते वो नन्ही मोना की रंगीन स्टोरी बुक्स के चिकने चमकीले पृष्ठों पर हाथ फेरने लगी थी। मोना तीखी आवाज़ में चीखी थी, मम्मी देखो ये मैले कुचले हाथों से मेरी सिंड्रेला वाली बुक गंदी कर रही है। मैंने मोना को समझाया कि तुम्हें गरीबों के प्रति उदार होना चाहिए। फिर उससे समझा कर कहा कि चूँकि ये किताबें इम्पोर्टेड हैं, काफ़ी महंगी, इसलिए इनके चिकने रंगीन पृष्ठों पर उसे अपनी मैली खुरदुरी उंगलियां नहीं फिरानी चाहिए। उसने फ़ौरन आज्ञा पालन के भाव से अपने हाथ हटा लिए थे। थोड़ी देर बाद बेहद सहमी आवाज़ में वो मोना से कह रही थी, बेबी तुम हमको ये स्टोरी सुनाएगी। मोना को एक गरीब कम अक्ल लड़की का यह प्रस्ताव काफ़ी बड़प्पन प्रद लगा था। ला सुनाती हूँ। एक थी सिंड्रेला, देखिए रही, और ये रही उसकी सौतेली माँ और बहनें। वे ना उससे खूब काम कराती, बात बात में मारती डांटती। बेचारी सारे दिन बर्तन धोती, खाना पकाती, कपड़े साफ करती, रूखा सूखा खाना खाती, फटे चिथड़े कपड़े पहनती और रात में वहीं सिंडर के पास सो रहती। तभी तो उसका नाम सिंड्रेला पड़ा। सिंडर जानती है, जिधर लकड़ी के कुंदे कोयले रखे जाते हैं। फिर एक दिन राजमहल से बुलावा आया। बहनें खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन बन ठन कर चली गईं। सिंड्रेला घर में रोती रही। फिर एक परी आई, सुनहले सितारे जड़ी जादू की छड़ी लिए। देख ये रही परी। परी को सिंड्रेला पर दया आई। उसने एक कद्दू मंगवाया, 2 छिपकलियाँ। फिर परी ने जादू की छड़ी से छूकर एक चमचमाता रथ बनाया। उसमें सफ़ेद घोड़े जुत गए और जादू से सिंड्रेला के लिए झिलमिल लेस लगा नीला गाउन बनाया। फिर सिंड्रेला को रथ में बैठा किंग की दावत में भेज दिया। दावत 3 दिन की थी ना। दूसरे दिन सिंड्रेला फिर रोने लगी। परी फिर आई और पीला लेस लगा झिलमिला गाउन। तीसरे दिन भी परी आई और सिंड्रेला के मोटे खुरदरे कपड़े जादू की छड़ी से छूकर पिंक पिंक चमचमाता गाउन बना दिया। सुनते सुनते वो तन्मय सी फिर से अपनी खुरदुरी उंगलियां किताब पर बने सिंड्रेला के गुलाबी गाउन पर फेरने लगी थी। मोना ने फिर टोक कर डांटा था। तभी मैंने उसे आवाज़ दी कि वो बच्चियों को दूध और फल दे दे। मोना को दूध का गिलास पकड़ाते हुए उसने धीमे से पूछा था, बेबी ये सच्ची बात है? धत, ये तो स्टोरी है, स्टोरी। थोड़ी देर बाद मुझे चाय का कप देती वो सहमती हुई पूछ रही थी, भाई किताब में क्या झूठ बात लिखेला होता? नहीं तो झूठ क्यों लिखा रहेगा? तब तक रूना बोली थी, अरे मम्मी वो सिंड्रेला की स्टोरी के लिए पूछ रही है, वो कहीं सच है? मैं अचकचा गई थी पर संभाल कर उत्तर दिया था, हाँ हाँ स्टोरी है तो क्या, पर सीख तो मिलती ही है। इस स्टोरी की सीख ये है कि खूब काम करने वाली नेक और ईमानदार लड़की को एक ना एक दिन अच्छा फल जरूर मिलता है। मन ही मन अपनी इस नई और प्रसंगोचित व्याख्या पर मैं प्रसन्न हो उठी। उसकी आंखें आस्था और विश्वास से चमकने लगी थीं। गदगद भाव से उसने मेरा कप उठाते हुए पूछा, भाई तुम चाय और लेगी? ना, और जा तू भी चाय ले ले। अपने औदार्य और सौजन्य पर मैं स्वयं निहाल थी। इस समय उसे चाय ना भी देती तो कोई बात नहीं थी, और चाय ही क्यों, मैं तो उसके कप में कभी कभार एकाध करछुल दूध ज़्यादा डाल देती हूँ कि बढ़ने की उम्र है, पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए। कभी थोड़ा गला केला बच्चे नहीं खाते तो दे देती हूँ। पिछले हफ्ते पूरी 1-1.5 किलो अरहर की दाल में फंगस लग गई थी, पूरी दे डाली। उसके बाप के लिए पुरानी टेरेलिन की बुशर्ट दे दी। चाहती तो 4-5 कपड़े और मिला फेरी वाले से एक स्टील की कटोरी खरीद सकती थी। इतना ही क्यों, बीच में 3-4 दिन बीमार रही, लेकिन उसकी पगार नहीं काटी कि बेचारी गरीब है। मिसेस गुलाटी कई बार समझा चुकी हैं कि लगाम खींच कर रखिए, इन्हें जितना दो उतना सिर चढ़ते हैं, पर मुझे दया आ ही जाती है। फिर मुझ जैसी संवेदनशील कथा लेखिका और मिसेस गुलाटी में कुछ फ़र्क तो होना ही चाहिए ना। काम करते सिखाते हुए ही मैं उसे कितनी शिष्टाचार और नीति की बातें सिखा देती हूँ, उतना 3-4 साल भी स्कूल में पढ़कर ना सीखती।
देख, ये स्क्वैश और जैम की बोतलें उधर रैक पर रख। कोई मेहमान आए तो इतना स्क्वैश, इतना पानी और बर्फ़। पर याद रखना, खुद चुरा के मत पीना। बताया था ना, चोरी करना पाप है, बहुत बड़ा पाप। एक बार पिएगी तो बार बार पीने का मन करेगा, और लालच आएगी तो चोरी करेगी। लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, चोरी नहीं। हाँ, अंडे इधर फ्रिज में, मक्खन इधर, अंगूर और संतरे यहाँ। कभी मन करे तो मांग लेना, पर बिना पूछे अंगूर का एक दाना भी नहीं, समझी? वो मेरे हर नीति वाक्य की स्वीकारोक्त में सिर हिलाती और काम में जुटी रहती। मैंने खुश होकर मिसेस गुलाटी को बताया, लेकिन उन्होंने बाहों में ऐंठन डालकर सयानेपन से सिर हिलाया। जब इन्हें लंबा हाथ मारना होता है तो ये ऐसे ही दिन रात काम करके पहले अपनी मालकिन का विश्वास जीतते हैं। मुझे तो ज़्यादा ही घुटी हुई लगती है, संभल कर रही है। मेरी आंखों से जैसे पर्दा हट गया। ओह, कैसी बेवकूफ़ हूँ मैं भी। भागी भागी घर में आई, देखा तो कांटे चम्मच पोंछ पोंछ कर ड्रॉर में रख रही थी। ठहर गिनूँ तो सचमुच 2-4 चम्मच कम लगे। मैं बदहवास सी ढूंढती जाती, उसे डराती धमकाती जाती, कितना समझाने पर भी उसे चोरी जैसा पाप करने की हिम्मत कैसे पड़ी। अंत में 1 चम्मच घी के टिन में, 1 नमक के बर्तन में मिल गया, तब कहीं चैन की सांस ली। पर मन में खटका बैठ गया था, सो अक्सर लिखना पढ़ना छोड़ चुपके से आकर देखती, कहीं स्क्वैश तो नहीं पी रही, कहीं अंगूर तो नहीं चख रही। बाल्टी के पानी और कपड़े के साथ फैला फैला कर पोछा लगाते लगाते वो अपना पूरा फ्रॉक लथपथा लेती। एक दिन रूना ने टोका, तूने तो अपना पूरा फ्रॉक गंदे पानी से बोथ लिया है, देख जरा कैसी लग रही है तू। वो सामने के शीशे में देखती अचानक कह गई, बिल्कुल सिंड्रेला जैसी ना। सिंड्रेला? खिक 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 खिक। रूना और मोना दोनों हंसती हंसती धोरी हो गईं। सिंड्रेला नहीं, सिंड्रोला, सिंड्रोला। हाँ हाँ वही। वो झेप सी गई। ये बर्फीली ठंड के दिन थे। त्रिसंध्या की साहित्य गोष्ठी का बुलावा आ गया था। तीनों शामों के लिए रूना मोना को छोड़ने की समस्या थी। एकाएक उपाय सूझा, क्यों ना इस छोकरी को रोक लूँ 3-4 दिनों के लिए। पूछा तो खुश खुश दौड़कर अपनी माँ से पूछ आई। बच्चियाँ भी खुश हो गईं और मैं निश्चित भाव से प्रस्थान कर गई थी। 4 दिन बाद सम्मेलन से वाहवाहियाँ बटोरे घर लौटी तो घंटी बजाने पर कहीं कोई नहीं। खुद ही चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो घर की अस्त व्यस्तता देखकर तमतमा उठी। किताब, कॉपियाँ, जूते, चप्पलों से लेकर चादर तकिए तक सारे घर में फैले बिखरे। किचन का वॉश बेसिन बर्तनों से भरा पूरा कबाड़ खाने का नज़ारा। थकान और खींच गुस्से की तमतमाहट और बढ़ा रही थी। इधर उधर देखकर माली को बुलाया और उसके घर भेज दिया, कहना छोरी को अभी बुलाया है फ़ौरन। लेकिन माली ने लौटकर बताया कि मेम साहब उसकी कोठरी में तो ताला लगा है। तब तक बच्चियां स्कूल से लौट आई थीं। रूना ने बताया, 2 दिन तो काम करती रही, पर तीसरे दिन उसे बुखार हो गया था। अपनी रजाई कंबल ओढ़े भी बुरी तरह कपकपा रही थी तो पापा ने उसे छुट्टी दे दी। अरे, एक टिकिया दे देनी थी, छुट्टी देने की क्या ज़रूरत थी। अब उसे बीमारी का बहाना मिल गया, आएगी थोड़े ही जल्दी। मैं भुनभुनाई। मोना ने मेरे काम के बोझ से सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, फुलिश थी वो बिल्कुल मम्मी, जाकर कोयले वाले स्टोर में सो गई थी ना, इसी से बीमार पड़ी। क्या? इतनी ठंड में कोयले वाले स्टोर में सोने की कल्पना से ही मैं सिहर गई। उसमें तो चारों ओर टूटी खिड़कियों, सरसराती बर्फीली हवा और ऊपर से सूखने के लिए फैलाए कपड़ों के रिश्ते पानी से गीला फर्श। वो तो सचमुच में ही ठंड खा गई। रूना को फटकारा, तुम तो बड़ी थीं, मना कर सकती थीं, जानती तो हो नौकरों के बीमार पड़ने से हमें कितनी परेशानी हो जाती है। रूना बोली, मना तो किया था, लेकिन वो बोली, क्या हुआ, सिंड्रोला भी तो सिंडर के पास सोती थी। दूसरे दिन दोपहर के बाद दरवाजे से गुजरती सोनाबाई मुझे देखकर ठिठक गई। वो छोकरी तुम्हारे घर में काम करता था ना बाई, वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है। उसका गला में झिल्ली चढ़ गया है, हालत अच्छी नहीं, लोग बोलता बच्चे की नहीं, बहुत ठंड खा गई। मेरे सौजन्य और उदारता ने हाँक लगाई थी, नहीं मुझे जाना ही चाहिए, और शाम को मैं एक सच्ची उदार मालकिन की तरह सिविल हॉस्पिटल पहुंच गई। खैराती बाई की आखिरी बेड पर झुका डॉक्टर उसकी निस्पंद कलाइयों में जिंदगी की धड़कनें टटोलता उठ गया था। उठते उठते उससे हिलाकर तटस्थ लहजे में नर्स से अंग्रेजी में बोला था, सब कुछ खत्म। सिस्टर,
माँ बाप की तसल्ली के लिए एक इंजेक्शन लगा दो। उसके बेड के आसपास भीड़ गिरने लगी थी। बीच में वो शांत निस्पंद पड़ी थी। बस एक दो बची खुची सांसें घरघराहट के पिंजरे से निकल जाना चाहती थीं, पर उसकी आंखें शांत थीं, जैसे कोई बहुत मीठा सपना बंद हो आंखों में। पीड़ा के बावजूद उसके होंठ स्पंदित थे, जैसे दूर सुनहली जादुई छड़ी और सितारों की चमक लिए कोई परी आ रही हो धीरे धीरे। आसपास डर, आशंका और दैन्य से घिरे भौचक से दो चार फटे हाल मुझे आशा भरी दृष्टि से देखते रास्ता देने लगे। लेकिन मिसेस गुलाटी मुझे खींचती हुई फुसफुसा रही थी, चलिए भी, अभी इन लोगों का रोना पीटना शुरू हो जाएगा, फिर पहचानते ही सब आपके पीछे पड़ेंगे क्रियाक्रम के बंदोबस्त के लिए। जब वो ख़त्म ही हो गई तो इस पचड़े में फंसने का क्या फ़ायदा। आइए जल्दी यहाँ से निकल चलें। खटाखट हम अस्पताल की सीढ़ियाँ उतरते चले गए थे। बाहर सड़क पर मिसेस गुलाटी ने टैक्सी बुला ली थी। फासले बढ़ते जा रहे थे, पता नहीं ज़िंदगी और मौत के या ज़िंदगी और ज़िंदगी के। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई एक संवेदनशील कहानी सिंड्रेला का स्वप्न। सिंड्रेला की कहानी हर गरीब लड़की के हृदय की आशा है। वो पूरी होती है या नहीं, वो एक बात की बात है। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।